बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस। लास्ट डे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11। मैं MCQs की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहला MCQs है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमने बताना है कि कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। स्टूडेंट, हमने अपने चैप्टर के एक टॉपिक में एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने ये बात साबित की थी कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी उसमें जो पैटर्न बन रहा था वो क्रस्ट और ट्रफ का नहीं था बल्कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का था, यानी जो वेव के पार्टिकल मूव कर रहे थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव थे। जिस वेव डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही थी उसी डायरेक्शन में उसके मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो हमारा MCQ नंबर 1 का ऑप्शन होगा ए, यानी साउंड वेव जो है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि बाकी लाइट वेव, रेडियो वेव या वाटर वेव इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में जाना था, ये ट्रांसवर्स वेव हैं। MCQ नंबर 2, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। कि साउंड जो ट्रेवल करती है वो किस सोर्स से आपके कानों तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए है जी बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी है बाय वाइब्रेटिंग इन वायर्स और स्ट्रिंग्स। ऑप्शन नंबर सी है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन नंबर डी है बाय इंफ्रारेड वेव्स। स्टूडेंट, हमने ये बात जानी थी कि साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है और उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी कि अगर एयर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। वो जो मीडियम है उसको साउंड के ट्रैवल करने के लिए एयर है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में ये दिया गया है कि बाई चेंजेस इन एयर प्रेशर। जब एयर का प्रेशर चेंज होता है, एक पार्टिकल एनर्जी दूसरे पार्टिकल को, दूसरा पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को और उससे अगला पार्टिकल उससे अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करता रहता है। एयर प्रेशर के चेंजेस की वजह से साउंड वेव जो है हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास होगा। MCQ नंबर 2 का भी ऑप्शन ए होगा। MCQ नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। एनर्जी जो साउंड एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म की एनर्जी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें चार ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है, केमिकल है। तो हमने अपनी साउंड वेव को डिटेल के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल फॉर्म है एनर्जी की, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रिकल है, ना है थर्मल है और ना केमिकल है। तो ऑप्शन इसका MCQ नंबर 3 का होगा बी। MCQ नंबर 4 पर जा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, मून पर जाते हैं या किसी और प्लैनेट्स पर जाते हैं, वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए रेडियो लिंक यूज़ करते हैं, रेडियो सिग्नल यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि साउंड वेव जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और जो स्पेस है वहाँ पर मीडियम प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम मून की भी बात करें तो मून की सरफेस के ऊपर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर भी स्पेस है, हवा मौजूद नहीं है। वहाँ पर भी अगर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा सी कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। MCQ नंबर 4 का ऑप्शन है सी, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। MCQ नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं। द लाउडनेस ऑफ साउंड
इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, और साउंड की लाउडनेस है वो इन चार ऑप्शन में से किस के क्लोज रिलेटेड है, किससे ज्यादा उसका लिंक है। नंबर 1 है जी ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, बी पे है पीरियड, सी पे है वेवलेंथ और डी पे है एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट हमने ये बात जानी थी अपने टॉपिक में कि अगर किसी जो साउंड जिन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है उनमें से एक एम्पलीट्यूड था, अगर किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया जाता है तो ये एम्पलीफाई कर दिया जाता है तो वो ज़्यादा दूर तक एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो लाउडनेस के ज़्यादा होने की एक रीज़न ये है कि उसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन नंबर डी पर। ये जो लाउडनेस है वो क्लोजली रिलेटेड टू है एम्पलीट्यूड। हमारे पास 5 MCQs का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। और 6 MCQs की तरफ जाते हैं जी। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। हमने अपने टॉपिक में ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वाले में ये बात जान ली थी कि साउंड जो कि ट्रैवल करती है हम तक पहुंचती है, वो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हो तो हम उसको सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम या ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं होती। तो 20,000 को लिखने का एक और अंदाज है, वो ये है कि हम इसको 20,000 हर्ट्ज को किलो में भी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 20 किलो हर्ट्ज। तो हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बी है जी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। MCQs नंबर 6 का ऑप्शन बी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अपने लास्ट MCQs की तरफ जा रहा हूँ। लास्ट MCQs की तरफ आए स्टूडेंट, जिसमें ये पूछा गया है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड, जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो हैं वो किसी यूनिट टाइम में पर सेकंड में इंक्रीज कर जाती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, क्या क्या इन दोनों में से डिक्रीज होगा, इन तीनों में से। नंबर 1 वेवलेंथ है, नंबर 2 पीरियड है और नंबर 3 एम्पलीट्यूड है। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों में से क्या क्या डिक्रीज करेगी। स्टूडेंट हम एक वेल नोन रिजल्ट जानते हैं कि हमारा वेल नोन रिजल्ट ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेव की स्पीड आ जाती है। यहां से हम ये बात जान सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही हो इस वेवलेंथ के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं वेवलेंथ लैम्डा को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, v और लैम्डा इज इक्वल टू f। अब यहां से एक बात जानी जा सकती है कि अगर वेवलेंथ लैम्डा जो है वो इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहां से ये बात जानी जा सकती है कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर v को कांस्टेंट माना जाए, v को अगर कांस्टेंट माना जाए तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। या वेवलेंथ का, या यूं कहा जा सकता है कि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ यकीनन डिक्रीज करेगी। एक तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। और पीरियड पे चेक करते हैं। हमने जाना है अपने फार्मूला में कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। यानी अगर या टाइम पीरियड जो है इसको दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है, या टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स है या रेसिप्रोकल है। यहां से हम जान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड या पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, पीरियड भी डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेवलेंथ लैम्डा भी डिक्रीज करेगी। तो इसके बाद 3 में एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम
1 और 2, 1 और 2 हमारे ऑप्शन ओनली, ये ऑप्शन हमारा सी है। हम अपने लास्ट एमसीक्यूज में सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। स्टूडेंट, ये थे हमारे एमसीक्यूज। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिव्यू क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 11 मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिव्यू क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, रिव्यू क्वेश्चन में हमने सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपके साथ सिर्फ वो क्वेश्चन शेयर करने हैं जो कि हमने अपने चैप्टर के दौरान डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किए हैं। रिव्यू क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन करना है, लेकिन रिव्यू क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अपने चैप्टर के अंदर उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है या वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात करूँगा जो कि हमने अपने चैप्टर में डिटेल उनकी बयान नहीं की है। स्टूडेंट, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पर जस्ट आंसर लिख रहा हूँ। आंसर नंबर 1.1 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। क्या नेसेसरी कंडीशन है साउंड वेव के प्रोड्यूस होने के लिए? तो इसका आंसर बनता है जी, हमने जाना था कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर नंबर 1.1 बनता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी इज, किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग बॉडी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। Vibrating body is necessary condition for producing of sound। ये हमारा आंसर नंबर 11.1 है, 11.1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं जो कि 11.2 है। 11.2 में पूछा गया है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। क्या स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पर क्या अफेक्ट करती है, या मीडियम से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होता है? इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड। जस्टिफाई योर आंसर। हमें 3 चीजें दी गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में हमें यह बताना है कि मीडियम जो है, इन तीनों में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन तीनों में किसी एक में ज्यादा होती है, किसी दूसरी में कम होती है, किसी तीसरी में उससे कम हो सकती है। यानी क्या इफेक्ट होता है अगर मीडियम चेंज हो जाए तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बताएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। आंसर कर रहा हूं, आंसर 11.2 स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस। पहली बात ये बताएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है, स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम के चेंज होने से। स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम। पहली बात हम ये बताएंगे। और दूसरी बात हम ये बताएंगे कि क्या इफेक्ट होता है, यानी अगर गैस की बात की जाए तो वहां स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, अगर लिक्विड की बात की जाए तो वहां स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, और अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहां स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये बताएंगे कि इन सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड
is 15 times greater than gas, than in gas। और इसके बाद हम ये बताएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इज इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे कि इन एंड, यहां पर इसके साथ ही इसी में ये बता दें कि एंड in liquid speed of sound is 5 times greater than गैस। ये दो बातें हमने मेंशन करनी है। इसके बाद हम इसकी रीजन भी बता सकते हैं, बिकॉज रीजन में हम ये लिखेंगे बिकॉज द पार्टिकल इन द गैस इज मोर अपार्ट, यानी खासे एक दूसरे से खासे ज्यादा पार्टिकल जो होते हैं गैस के अंदर वो एक दूसरे से दूर होते हैं, गैस कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड, सिमिलरली जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड, उस सॉलिड की निस्बत थोड़े और फर्दर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। इस वजह से जो साउंड है उसको ट्रैवल करने में सॉलिड में आसानी होती है। तो क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। बिकॉज़ द पार्टिकल इन द गैस इज मोर अपार्ट देन लिक्विड एंड गैस। और इसी तरह आप बता सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आल्सो मोर अपार्ट देन एज कंपेयर टू द गैस या देन गैस। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11.2। क्वेश्चन नंबर 11.3 की तरफ जा रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट, हमने बात की अपने क्वेश्चन 11.2 की। इसके बाद 3 और 4 जो हैं वो अपने चैप्टर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैं क्वेश्चन 11.4 और 5 की तरफ जा रहा हूं। 11.5 में ये पूछा गया है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव की एक फॉर्म है। लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजन टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। एक लिस्ट बनाएं, 3 रीजन बयान करें कि साउंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है या साउंड भी वेव है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव की एक फॉर्म है। अब हम 3 रीजन बयान करते हैं। एज साउंड रिफ्लेक्ट, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट करती है एंड वेव आल्सो रिफ्लेक्ट। वेव के बारे में हम जानते हैं कि वेव रिफ्लेक्ट करती है, और अपने इस चैप्टर में हमने ये जानना था साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें एक रीजन मिलती है कि साउंड जो है वो भी वेव है। इसके बाद हम जानते हैं कि एज साउंड इज डायफ्रैक्ट, या हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्ट। एज साउंड रिफ्रैक्ट, साउंड जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, यानी मीडियम के चेंज होने पर साउंड जो है वो बेंड हो जाती है, साउंड वेव या रिफ्रैक्ट कर जाती है। एंड यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि वेव आल्सो रिफ्लेक्ट, वेव भी रिफ्लेक्ट करती है। जिसमें हमने अगर लाइट वेव की बात की है या लाइट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, या वाटर वेव की बात की थी, वो भी रिफ्रैक्ट करती थी। यहाँ पर रिफ्रैक्ट।
इसके बाद हम आते हैं थर्ड रीजन पर। थर्ड रीजन में हमारे पास है जी साउंड जो है, हम जानते हैं कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। तो साउंड के बारे में भी हमने जाना था कि इससे भी अगर मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, आप तक पहुंच रही है एनर्जी। तो साउंड एज साउंड या हम यूं लिख सकते हैं कि बिकॉज साउंड इज कैरियर ऑफ एनर्जी, साउंड इज कैरियर ऑफ एनर्जी and we know that carrier of energy and we know that also wave is a carrier of energy, यानी एनर्जी क्या करती है, कैरी करती है। तो ये हमारा आंसर नंबर 11.5 था। तो ये हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट। इसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इस रिव्यू क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओके जी, आज के लिए यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।